Once again, very good evening everyone and happy मकर संक्रांति। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन में सभी का स्वागत है, जहां पर हम कंटिन्यू करेंगे अपने लिटरेरी टर्म के इंट्रोडक्शन को। एंड द वेरी फर्स्ट टर्म फॉर टुडे सेशन इज सटायर। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है। अब यहाँ पर आपको जानना क्या है कि सटायर एज ए डिवाइस यूज करेंगे या सटायर को एज ए जोनर समझेंगे। डिवाइस का मतलब होता है कि जब ऑथर ह्यूमर को या आयरनी को या एग्जेजरेशन को या सरकाज्म को इस तरह से यूज करता है ताकि वो किसी की कमियों को, किसी के फ्लॉ को वो रिवील कर सके, ओपन कर सके। किसी की कमियों को उजागर करने के लिए जब ऑथर ह्यूमर को, आयरनी को, एग्जेजरेशन को, सरकाज्म को, ऐसी चीजों को डिवाइस के रूप में यूज करता है ताकि वो कमियां किसी पर्सन की है, किसी समाज की है, किसी कल्चर की है या पूरी ह्यूमन रेस की है, ताकि वो उस कमी को उजागर कर सके। इन सब चीजों को यूज करते हुए तो उसको बोलते हैं सटायर। उसको क्या बोलते हैं? सटायर बोलते हैं। और सटायर को एज ए जोनर पढ़ेंगे जहां पर वो लिटरेरी वर्क अब चाहे वो प्रोज में है या वर्स में, वो किसी के फ्लॉ, किसी की कमियों के ऊपर एक व्यंग है, एक ताना है। इसी की डिवाइस को यूज करते वो पूरा वर्क उसके ऊपर एक कमेंट है, एक ताना है, एक सटायर है। तो सटायर एक डिवाइस के रूप में भी समझना होता है और सटायर वर्क के रूप में भी होता है कि उस वर्क को एज ए सटायर उन्होंने यूज किया है। ठीक है, और दोनों ही वे में इसका पर्पज क्या होता है कि वो जो कमियां हैं उसको रिवील जिसको किया है, जिसको उजागर किया है, जिसको एक्सपोज किया है उन्होंने, उस पर कटाक्ष करते हुए, ताकि वो कमी जिसकी है वो उसे समझ ले, ध्यान दे उस पर और उसको वो सुधार ले। तो इसीलिए सटायर को एक करेक्टिव डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, सटायर केवल एक ताना नहीं है बल्कि एक करेक्टिव डिवाइस है। मतलब जिस फ्लो पर वो सरकाज्म कर रहा है, ह्यूमर कर रहा है, जिसका मजाक उड़ा रहा है, जिस पर व्यंग कर रहा है, वो उस चीज को करेक्ट कर सके, यही पर्पस होता है सटायर का। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये एक करेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। इस डिवाइस में क्या होता है कि किसी की कमियों का, वो कमियां किसी इंडिविजुअल की हो सकती है, वो किसी इंडिविजुअल की हो सकती है, सोसाइटी की हो सकती है, वो सरकार सॉरी सटायर सोसाइटी के ऊपर हो सकता है, कल्चर पर हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या ह्यूमन रेस पर हो सकता है, हमारी पूरी मानव जाति पर हो सकता है अपने आप में, कि वो एक ताना है। और उस वर्क के अंदर ये डिवाइस यूज की गई है तो उस वर्क को ही सटायर बोल सकते हैं। फोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गुलिवर्स ट्रेवल, जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है। ठीक है, ये एक सटायर है। वो जो बैड रिलेशनशिप थी कैथोलिक और एंग्लिकन चर्च सिस्टम की कुछ सैकड़ों सालों से, उसके ऊपर ये पूरा सटायर है। गुलिवर्स ट्रेवल, रेप ऑफ द लोक, रेप ऑफ द लोक। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये एक पैरोडी भी है, हीरोइक एपिक भी है, लेकिन उस समाज में वो जो आर्टिफिशियलिटी थी उस पर ये एक सटायर भी है। और ये वास्तव में घटना हुई थी, छोटी सी घटना बाल कट जाने की वास्तव में उस समाज में हुई थी, और जहां पर उन फैमिलीज के बीच काफी बड़ा मुद्दा हो गया था। क्यों सटायर क्यों है? क्योंकि कुछ अमीर लोग होते हैं, कुछ एरिस्टोक्रेटिक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों को इतना तूल देते हैं कि उसी पर अपनी सारी एनर्जी फोकस कर देते हैं, जबकि वो बहुत छोटी सी बात थी। तो वास्तव में ऐसी घटना हुई थी चोटी कट जाने की। ठीक है, तो उस सिचुएशन पर इन्होंने ये सटायर लिखा है। तो अगर इसको एज ए टेक्निक देखेंगे तो ये सटायर है, किसी के ऊपर व्यंग है, लेकिन एज ए स्ट्रक्चर और फॉर्म देखेंगे तो ये एक मोक एपिक, हीरोइक एपिक है, जिसमें पैरोडी की गई है किसी एक रियल एपिक की। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। हेमलेट प्ले के अंदर, हेमलेट प्ले के अंदर हेमलेट रोजनकर्स को बोलता है
वो वहां पर उनके महल में होती है, एक फ्लूट टाइप एक वाद्य यंत्र होता है, आप उसको फ्लूट मान लीजिए, पाइप मान लीजिए कि इसको बजाना है, और रोजर कर्न्स बोलता है कि आई कैन नॉट प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट। देन हेमलेट रिप्लाइज हिम, इट इज एज इजी एज लाइंग, इट इज एज इजी एज लाइंग। ये तो इतना आसान है, झूठ बोलने जितना आसान है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं उसको इस सिचुएशन से, जब हेमलेट ने उनसे सारी चीजें पूछी थी कि वो यहाँ क्यों आए हैं, वो सारा सच छिपा लेते हैं और उसको झूठ बोलते हैं कि हम तो तुमसे मिलने आए हैं, जबकि पोलोनियस ने उनको बुलवाया है किंग क्लोडियस के कहने पर। एक चालाकी थी ताकि वो पता कर सके हेमलेट एक्टिंग कर रहा है पागल होने की या वास्तव में वो मैड है, ठीक है। लेकिन हेमलेट को शक होता है, लेकिन वो उससे हेमलेट से झूठ बोल देते हैं, झूठ बोल देते हैं। और उस सिचुएशन पर ये कहता है कि पाइप बजाना तो इतना आसान है झूठ बोलना जितना आसान। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, एक सटायर है, ठीक है नहीं। तो एक डिवाइस के रूप में देखेंगे, कोई सेंटेंस कोई सिचुएशन किसी के ऊपर एक व्यंग के रूप में यूज की गई है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो उसे सुधार सके, उसके झूठ बोलने की आदत के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि तो झूठ बोलने जितना आसान है। तो इस सिचुएशन पर एक सटायर है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस के रूप में यूज किया है। और जब पूरा वर्क किसी के ऊपर सटायर कर रहा हो तो वो एक जोनर में भी आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ए जोनर एंड एज वेल एज ए डिवाइस, जहां पर किसी की कमियों को उजागर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को यूज किया जाता है ताकि वो उसको ठीक कर ले। इसका मतलब ये एक करेक्टिव मेजर के रूप में मानी जाती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, इस टॉपिक पर क्लियर है। नेक्स्ट इज सेटिंग। नेक्स्ट टर्म इज सेटिंग। किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर उस वर्क का जो नरेटिव है, उसका जो प्लॉट है, उसको कहां सेट किया गया है, किस जगह पर दिखाया गया है। क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्लेस एंड टाइम, ठीक है। एक प्लेस और एक टाइम, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसका उस वर्क से बहुत क्लोज कनेक्शन होता है। अगर ये चीज नहीं होगी तो ऑडियंस या रीडर्स या लिसनर्स को शायद चीजें उतनी क्लियर न हो पाए, क्योंकि जगह का और समय का बहुत इफेक्ट उस नैरेटिव पर, उस ड्रामा पर, उस प्लॉट पर, उस पोएट्री पर जरूर रिफ्लेक्ट होता है। और वो ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है, उसकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। तो हर एक वर्क की एक सेटिंग होती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हेमलेट प्ले का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हेमलेट प्ले द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो डेनमार्क की वो कहानी है। तो डेनमार्क जगह पे वो सेट की गई है, तो ऑडियंस को पहले से पता रहता है कि डेनमार्क का क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है वहां पर, किस तरह के राजा को वहां क्या हुआ था, तो इससे आइडिया रहता है। साथ में जो लैंग्वेज है, ड्रेसिंग सेंस है, कल्चर है, वो सब चीज है, वो समय को दर्शाता है, 12th सेंचुरी को, ठीक है। मान लीजिए 12th सेंचुरी में दिखाया गया है, वो घटना जो दिखाई गई है अब 16th सेंचुरी में, वो 12th सेंचुरी की है। तो टाइम और प्लेस एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सेटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। और एक इसमें तीसरी चीज होती है सोशल कंडीशन। तो कभी भी वर्ड आए कि व्हाट आर द सेटिंग्स ऑफ दिस वर्क, तो उसमें एक चीज होती है प्लेस, जगह, और किस समय और वहां की सामाजिक स्थिति क्या है, क्योंकि उस चीज का इफेक्ट भी आपको कहानी के अंदर देखने को मिलेगा, प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि किंग क्लोडियस ने जर्ट्रूड से शादी कर ली अपने भाई की डेथ होने के बाद, तो वो वहां की सामाजिक स्थिति है कि वहां पर ये सब चीज चलन में हो सकती है, हो इस तरह से, तो ऑडियंस को वो समझ में आ जाता है। तो सेटिंग में क्या चीजें आती है, प्लेस, टाइम एंड सोशल कंडीशन। सो आप सोच के देखिए कि पैराडाइज लोस्ट जो एक एपिक है, इसकी सेटिंग्स के बारे में सोचेंगे तो इसकी सेटिंग्स में क्या क्या जगह मिलेगी आपको, हेवन मिलेगा, ठीक है, गार्डन ऑफ एडन मिलेगा, हेल भी मिलेगा, ठीक है, अर्थ भी है, अर्थ की क्रिएशन हो गई थी। और समय कौन सा है, व्हेन द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, जब ये यूनिवर्स या इस अर्थ के क्रिएशन का समय दिखाया गया है, मतलब समय की जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय को रिप्रेजेंट किया था। जेनेसिस में इसको दिखाया गया कि जब सब चीजों की शुरुआत हो रही थी, वो समय दिखाया गया। जगह कौन कौन सी थी, हेवंस भी है, पैराडाइस भी है, ठीक है, गार्डन ऑफ एडन भी है, अर्थ भी है, तो वो सब क्या है, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में इंक्लूड होती है।
नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन सोनेट। एक 14 लाइन की एक लिरिकल पोएम होती है जो इटली से यूज हुई थी और टॉमस वट ने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 14 लाइन की होती है पोएम। टॉमस वट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, पहले जान चुके हैं 16th सेंचुरी में। फिर इसको रिफाइन किया गया हेनरी होवर्ड के हेल्प से और उसको फिर पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने। तो सोनेट का एक जोनर जिसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं एंड 1 कपलेट होता है। 1 कपलेट होता है और इसका जो मीटर होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है और इसकी जो राइम होती है ए बी पहला क्वार्टरेन हो गया, सी डी ई एफ और लास्ट के कपलेट की हो जाएगी जी। ये इसकी एक फिक्स राइम स्कीम होती है, मतलब 14 लाइन के स्टेंजा का वो टाइप जिसमें 3 क्वार्टरेन होता है और एक कपलेट होता है, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है और उसमें एक फिक्स राइम स्कीम होती है। और इस तरह के सोनेट्स को पोएम्स को पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, इसीलिए इस जोनर का नाम रखा शेक्सपियरियन सोनेट और जिसको कह सकते हैं इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट एलिजाबेथन सोनेट भी बोला जाता है क्योंकि एलिजाबेथन एज में ये यूज किए गए एलिजाबेथन सोनेट। दूसरा टाइप पेट्रार्कन सोनेट, मिल्टनिक सोनेट या इटालियन सोनेट होता है। उसमें 8 और 6 लाइन के 2 पार्ट्स होते हैं। डिवीजन का डिफरेंस है, राइम स्कीम का डिफरेंस है, मीटर वही यूज किया गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे, ये वो सोनेट नहीं है। ठीक है, ये एक सोनेट की फॉर्म है जिसमें स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 3 क्वार्टरनों को ये होगा। हाँ, अगर कहीं पर लिखा मिला कि शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर सोनेट, तो ये टाइटल था शेक्सपियर के उन 154 सोनेट का जो 1609 में पब्लिश हुए और शेक्सपियरियन एक एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है, तो ये सोनेट का एक टाइप है। ठीक है, शेक्सपियर सोनेट टाइटल था शेक्सपियर के 154 सोनेट का और उसमें एक जोनर जो यूज किया, टाइप जो यूज किया सोनेट का, वो शेक्सपियर सोनेट ही है, जिसको इंग्लिश सोनेट के नाम से, एलिजाबेथन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है 202 पर शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक प्रोज जोनर होता है। ठीक है, प्रोज में भी आप कहेंगे कि ये एक फिक्शन जोनर है और फिक्शन के अंदर मेनली 3 चीज आती है। एक आता है नोवेल, एक आता है नोवेला जिसको आप नोवेल्टी भी बोल सकते हैं और एक आता है शॉर्ट स्टोरी। तो फिक्शन से मतलब क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो प्रोज में लिखी जाती है और फिक्शन का मतलब होता है इसकी जो कहानी है, इसका जो प्लॉट है वो फिक्शनल है, काल्पनिक है, वो रियल नहीं है। रियल घटना से प्रेरित हो सकता है लेकिन उसको काल्पनिक एंगल, काल्पनिक रूप दिया जाएगा, चाहे कैरेक्टर के कहानी में उस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा ताकि वो उससे रिलेट तो करे लेकिन हो वो फिक्शनली। ठीक है, नोवेल एक बहुत लेंथी पीस ऑफ राइटिंग होती है फिक्शन, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं। फिर मिडिल लेंथ में नोवेला या नोवेल्टी आती है और सबसे छोटा उसमें होता है शॉर्ट स्टोरी। सबसे छोटे से मतलब इसमें 1000 से 10,000 वर्ड हो सकते हैं। इतना छोटा और इतना बड़ा आप समझ लीजिए कि 1000 के आसपास से लेकर 10,000 तक वर्ड इसमें हो सकते हैं। अगर पेजेस के हिसाब से देखें तो 3 पेजेस से लेकर 30 पेजेस के बीच में ये हो सकती है, इतनी छोटी है। पहले हम सोचते थे कि ये बहुत छोटी होती होगी 2 पेज की हमारे हिसाब से, तो लेकिन जब देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी जितनी बड़ी होती है तो फिर नोवेला कितना बड़ा होता होगा, नोवेल कितना बड़ा होता होगा कि उसमें 22-22, 23-23 चैप्टर्स होते हैं, है ना। 19th सेंचुरी में तो ऐसे नोवेल लिखे गए हैं। तो एक रफ आइडिया मैंने यहाँ पर दिया है कि शॉर्ट स्टोरीज कितनी शॉर्ट होती है भाई, अगर ये क्वेश्चन आने लगा तो कैसे मैनेज करेंगे। तो एक रफ आइडिया आपके पास यहाँ मिल गया, रफ आइडिया। इसी के आसपास अगर कोई ऑप्शन होगा तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कंपैरिजन होता है, जिसमें कंपैरिजन होता है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स का।
और जब कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि लाइक, एज, एटसेट्रा। तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन किसका है? दो बेमेल सी चीजों का। बेमेल से मतलब है कि उनके अंदर समानता कम है, असमानताएं ज्यादा है, उनकी जब तुलना होती है, क्योंकि लिटरेचर में ऐसी चीज होती है ताकि उसको इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाया जा सके और थोड़ा सा अटेंशन ली जा सके, तो ऐसी चीजों को ही तुलना की जाती है। समान चीजों की तुलना करने की कहाँ जरूरत, वो तो समान है। जो समान नहीं है उनकी तुलना करके दिखाया जा सकता है, तो उसी चीज को बोलते हैं सिमिली, जब ऐसी तुलना होती है। अभी एग्जाम्पल था, ठीक है, अभी एग्जाम्पल था, इट इज एज इजी एज लाइंग, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाइप बजाना, पाइपिंग करना इतना आसान है कि जितना झूठ बोलना, ठीक है। रोजनकर्न्स कहता है आई कैन नॉट प्ले द फ्लूट या पाइप, देन हेमलेट रिप्लाई इट इज एज इजी एज लाइंग। तो इतना आसान है झूठ बोलना जितना पाइपिंग, कितना आसान है झूठ बोलना। अब बताइए झूठ बोलना पाइप करने में कोई समानता है क्या? तो डिसिमिलर चीजों के बीच जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन वर्ड यूज किए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं सिमिली, उसी को बोलते हैं सिमिली। तो ये लाइन भी आपको याद रहेगी, कभी एग्जाम में कहीं टकर जाए कि इट इज एज इजी एज लाइंग, किस चीज को कह रहे हैं हेमलेट कि इजी, झूठ बोलो जितना, क्या चीज आसान है। तो पाइपिंग की बात कर रहे हैं, हेमलेट ये स्टेटमेंट देता है इट इज एज इजी एज लाइंग। सोलिलोकी, सोलिलोकी एक डिवाइस होती है। डिवाइस मतलब ऑथर इसको एक डिवाइस के रूप में यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करता है। कब? किसी ड्रामा से संबंध है, पहले तो उसका ड्रामा का एक एलिमेंट हो जाता है, एलिमेंट नहीं कहूंगा, पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक उसमें यूज किया जाता है टेक्निक के रूप में ड्रामा के अंदर, जब कैरेक्टर अलोन हो, वो अकेला है और उसकी भावनाएं या उसके विचार इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इंटीमेट थॉट वो निकालना चाह रहा है, वो आइडिया है, थॉट है, इमोशन है, लेकिन वो इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब इतने पर्सनल है कि वो किसी को बता नहीं सकता, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ पर क्या आ गई कि वो क्या है, स्टेज पर अकेला है और उसके पास क्या है, इंटीमेट थॉट्स है। वो थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी को नहीं बताना चाहता। अब वो ऑडियंस को कैसे पता चले? तो जो प्ले राइट होता है इसको एक डिवाइस के रूप में यूज करता है कि वो अब अकेला है और वो उन सब चीजों को सोच रहा है, और वो सोच रहा है तो वो लाउड थिंकिंग कर रहा है, मतलब उनको बोल रहा है। स्टेज पर कोई और नहीं है, केवल ऑडियंस उसको सुन सकती है। प्ले का कोई और कैरेक्टर ना तो वहां है और ना ही वो उनके लिए है और ना ही वो उसको सुन सकते हैं, ठीक है। पर्पज क्या है? ऑडियंस को उसके मन में क्या चल रहा है वो सब चीज बताना। और जनरली ये एक लेंदी स्पीच के जैसी होती है तो मन के थॉट, लेकिन उसको बोलकर बताया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला गया सोली लोकवी। सोलो का मतलब सिंगल से, लोकी का मतलब स्पीच से है, और ड्रामा में इसको यूज किया जाता है डिवाइस के रूप में ऑडियंस को उस कैरेक्टर के मन के जो इंटीमेट थॉट्स है, आइडियाज है, इमोशंस है, ताकि वो उसको बता सके, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, जो अपनी सोलिलोकीज के लिए काफी फेमस है। तो आपको ये पॉइंट तो क्लियर हुआ सोलिलोकी क्या होता है। एकांत में जब ऑथर, सॉरी, कैरेक्टर होता है, उसके मन के जितने भी इंटीमेट थॉट्स है वो बोलकर कहता है, वो जनरली लेंदे होते हैं, तो वो सब चीज को सोलिलोकी बोलते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक सोलिलोकी मैंने ली है, आपका शेक्सपियर भी थोड़ा सा कवर होगा इससे। शेक्सपियर का एक प्ले है, आप जज कर लीजिएगा कौन सा है, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप उसका आंसर दे। आप देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है, काफी चिंतनशील है, और एक युवा को देखता है कि वो कितनी भागदौड़ कर रहा है, और उम्र में, पद में, जरूरत में, कारण में, वो सब चीजों में लो लेवल पर है, और सब चीजों में ये हाई लेवल पर है, और वो इतनी मेहनत कर रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। ठीक ऐसे ही है जब आपको लगता होगा कि आपका फ्रेंड कितनी मेहनत कर रहा है इस एग्जाम के लिए, लिटरेचर की ये सब चीज भी पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहा है, और मुझे भी तो वो जॉब चाहिए, मुझे उससे ज्यादा जरूरत है और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ठीक ऐसे ही तुलना यहाँ पर होती है,
और उसके एफर्ट्स को देखकर वो अपने आप से बात कर रहा है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है ताकि बस ऑडियंस उसको सुन सके। ठीक है, ऐसी सब चीजें हैं। तो हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी एंड स्पर माई डल रिवेंज। स्पर का मतलब होता है जैसे घोड़े को तेज भगाने के लिए एड लगाई जाती है, एडी लगाई जाती है, जिससे घोड़े को चोट लगे, उसको हिट हो और वो और तेज दौड़े। कि कैसे सारे अवसर इन्फॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, एंड इस पर माई डल रिवेंज, मेरा जो बदला है, जो डल होता जा रहा है, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, उसको इस पर कर रहे हैं, जैसे घोड़े को तेज दौड़ाने के लिए चोट मारी जाती है। ये सारी घटनाएं, ओकेजन कौन से, जो ओकेजन वो देख रहा है कि कैसे वो युवा प्रिंस एफर्ट्स कर रहा है अपनी चीज को वापस लेने के लिए। व्हाट इज अ मैन, देखिए आश्चर्य के साथ कह रहा है, व्हाट इज अ मैन इन हिज चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम बी बट टू स्लीप एंड फीड। वो कैसा इंसान है जिसका मुख्य उद्देश्य ही खाना खाना और आराम करना है, तो वो किसी जानवर से कम नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। ठीक है, जो इस जीवन में आया है और केवल खा रहा है और आराम कर रहा है, तो वो कैसा मनुष्य। सो व्हाट अ मैन इफ हिज, वो आदमी कैसा अगर उसका चीफ गुड एंड मार्केट ऑफ हिज टाइम, उसका सारा समय बीत जाता है बट टू स्लीप एंड फीड, खाने और आराम करने में, तो वो कैसा आदमी है। अब बीस्ट, वो बिल्कुल जानवर के जैसा है, नो मोर श्योर, उससे ज्यादा नहीं, ही दैट मेड अस विद सच लार्ज डिस्कर्स, ही दैट मेड अस, यहाँ भगवान को कह रहा है कि उसने इतने प्रोसेस से हमें बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है, लार्ज डिस्कर्स से हमें बनाया है, लुकिंग बिफोर एंड आफ्टर, हमारे पास आगे पीछे देखने की एक क्षमता है। अब मनुष्य में और एनिमल्स में क्या भेद होता है कि एनिमल्स के पास थॉट्स नहीं होते, वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो सोच नहीं सकते हैं, आगे पीछे का नहीं देख सकते हैं। भगवान ने हमें ये शक्तियों के साथ भेजा है, तो ही मेड अस विद सच लार्ज डिस्कस लुकिंग बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, आपके पास वो क्वालिफिकेशन भी है, आपके पास वो योग्यता भी है, आपके पास अवसर भी है, मौका भी है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति है। ठीक है, तो फिर आप ये एग्जाम पास क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने हमें सारी चीजें दी है, गेव अस नोट दैट कैपेसिटी, क्या भगवान ने हमें वो कैपेसिटी नहीं दी है, एंड गॉड लाइक रीजन, और हमारे पास सोचने की शक्ति भी दी है, तर्क भी दिया है, टू फर्स्ट इन अस अनयूज्ड। ठीक है, लेकिन हम उसे यूज ना करें तो किसकी गलती है, हमारी है। और सम क्रेवन स्क्रपल, लाइन जंप हो गई। नाउ अब यहां तक बताया गया भगवान ने हमें इन सारी एबिलिटीज के साथ बनाया है जो एनिमल्स में नहीं है, लेकिन अगर हम अपना समय खाने और आराम करने में बिताएंगे तो हम एनिमल से कम भी नहीं है। आगे है, नाउ वेदर इट बी बेस्टाइल ओब्लिवियन। ठीक है, बेस्टाइल ओब्लिवियन एक यूजलेस जीवन हो जैसे एनिमल्स का होता है, क्योंकि उनके पास थॉट्स नहीं होते हैं, चाहे ये थॉटलेस जीवन हो, और सम क्रेवन स्क्रूपल ऑफ थिंकिंग, या फिर ज्यादा थिंकिंग हो। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास थॉट्स नहीं है, या पर है तो वो बहुत ज्यादा है, टू प्रिसिसिवली ऑन द इवेंट, किसी एक मौके पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना हो। दो चीजें कह रहे हैं कि या तो एनिमल्स के जैसा बेस्टाइल ओब्लिवियन हो जहां पर थॉट ही नहीं है, या फिर ज्यादा हो जाना, किसी घटना के बारे में ओवर थिंकिंग करना, वो भी सही नहीं है। अ थॉट विच, अगर कोई विचार आता है, क्वार्टर्ड, उसके चार हिस्से होते हैं, हैथ बट वन पार्ट विजडम, उसमें से एक हिस्सा ही, कोई विचार जब आपके पास आता है तो हेमलेट शेक्सपियर हेमलेट के माध्यम से कह रहे हैं कि उसका एक हिस्सा ही विजडम होता है, थ्री पार्ट्स उसके वेस्ट होते हैं, डरावने होते हैं। देख लेना कभी भी आपके पास कोई विचार आएगा, आइडिया आएगा मेहनत करने का, किसी चीज को करने का, तो उसमें एक हिस्सा ही विजडम से भरा होगा और बाकी चीजें डरावनी होगी, नेगेटिविटी में जाएगी कि ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। एक हिस्सा उसका विजडम के रूप में होता है। So a thought with quartered hath but one part wisdom and ever three parts covered, तीन हिस्से उसके नकारात्मकता में ही चले जाते हैं, कोई भी थॉट हो। I do not know, मैं नहीं जानता, why yet I live to say this thing to do, मैं अब तक जीवित हूं ये चीज कहने के लिए
कि दिस इज कि मुझे ये चीज करनी है। क्या चीज करनी है? मुझे बदला लेना है। और ये चीज बोलने के लिए मैं आज तक जिंदा हूं, मुझे नहीं पता। किस तरह से उसने समय वेस्ट किया है, अपना टाइम बर्बाद किया है इन डिसिसिवनेस के कारण। और अब जब वो 14 ब्रास को एफर्ट्स करते हुए देख रहा है कि कैसे वो नॉर्वे का है अपने हिस्सा लेने के लिए वो जो किस तरह भागदौड़ कर रहा है, ठीक है, तो मुझे मुझे भी ऐसा करना चाहिए था कि मुझे कुछ करना है। सिर्फ आई हैव कोज, मेरे पास क्या है? कोज है, कारण है। अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो उसके पीछे मेरे पास एक कारण है, रीजन है। विल है, इच्छा है, स्ट्रेंथ शक्ति है, एंड मीन्स और साधन है टू डू। बताइए आपके पास क्या नहीं है इनमें से? क्या आप इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते? हेमलेट को नजर आया कि मेरे पास तो कारण भी है, इच्छा भी है, बदला लेना है, स्ट्रेंथ भी है, शक्ति भी है, साम्राज्य है, वो पावरफुल है, मीन्स संसाधन भी है। एग्जाम्पल्स ग्रोस एज अर्थ एक्सटोर्ट मी। और उदाहरण, क्लोडियस ने जो अपराध किया है उसका जो गिल्ट है वो मेरे सामने एक पैरों के नीचे जमीन के जैसा एक मजबूत आधार भी है। मुझे बदला लेना है। क्लोडियस एग्जाम्पल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, द गिल्ट ऑफ क्लोडियस इज लाइक एंड स्पेस अंडर द फीट। वो आपके पैरों के नीचे जमीन के जैसा एक आधार भी क्रिएट कर रहा है कि मेरे पास तर्क भी है, इच्छा भी है, ताकत भी है, संसाधन भी है, और एक प्रॉपर कारण भी है, ग्राउंड है, जिस जो मुझे बदला लेने के लिए सफिशिएंट है। क्लोडियस का अपराध, ये जो फॉर्म आपने फिल किया है ये अपने आप में एक रीजन है कि आपके पास सारी चीजें हैं और फॉर्म भी फिल किया हुआ। फिर किस चीज का इंतजार हो रहा है? विटनेस दिस आर्मी। देखो इस आर्मी को, देखो किसकी? 14 ब्रास जो लेकर जा रहा है। ऑफ सच मास, इतनी बड़ी आर्मी, एंड चार्ज, आदेश है, लेड बाय अ डेलिकेट एंड टेंडर प्रिंस। डेलिकेट मतलब अभी उसको एक्सपीरियंस नहीं है, टेंडर है, नाजुक है, लेकिन उतनी बड़ी सेना को लेकर वो जा रहा है, ठीक है। हुज स्पिरिट, उसका जो जोश है, विद डिवाइन एम्बिशन, उसमें अंदर एक दैवीय महत्वाकांक्षा भरी हुई है। किसके? 14 ब्रास के। पफ मेक्स माउथ, ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षा पूरी बाहर निकल कर आ रही है एट द इनविजिबल इवेंट्स। और वो इन चीजों का भी मजाक उड़ा रही है जो अब इनविजिबल है, मृत्यु। उसकी महत्वाकांक्षा, उसका इरादा इतना बड़ा है कि वो मृत्यु का भी एक तरह से मजाक उड़ा रही है। भले ही वहां मृत्यु हो जाए लेकिन वो अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं रोकेगा। इतना इतना महत्वाकांक्षी वो यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है। ऐसी इवेंट्स जो इनविजिबल है, एक्सपोजिंग व्हाट इट इज मोर्टल एंड अनश्योर। और सब चीज उसने रिस्क पर रख दी है, अपना जीवन, ठीक है, अपना साम्राज्य, सब चीज 14 ब्रास ने, टू ऑल दैट फॉर्च्यून डेथ एंड डेंजर डेयर, सब चीज को उसने रिस्क पर रख दिया है केवल एक अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए कि अपना खोया है जो हिस्सा है उसको वापस जीतना है दुश्मन से, इवन फॉर एन एक्सेल। और वो जो जगह जिसके लिए वो लड़ रहा है, 14 ब्रास जिसके लिए इतनी सेना इकट्ठी कर कर इतनी मेहनत कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, ठीक है, वो कितनी जगह है? एक एगसेल जितनी, बहुत छोटी सी जगह के लिए इतना बड़ा एफर्ट्स कर रहा है। और मेरे पास तो सारे कारण है कि मुझे बड़ी मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कारण भी बड़े हैं और मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं, और वो छोटी सी चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। सी द डिफरेंस। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो छोटी चीज के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टिल विदाउट ग्रेट आर्ग्यूमेंट। महानता आपको तब मिलेगी जब आपके पास किसी चीज को करने का एक बड़ा कारण हो। सी व्हाट हैमलेट इज सेइंग कि महानता आपको तब मिलेगी जब आपको किसी चीज को करने का एक बड़ा कारण हो। तो किसी चीज को महान करना है तो पहले आपके पास बड़ा कारण होना चाहिए। वो इस चीज को ठुकरा रहा है। नहीं, महान बनने के लिए बड़ा कारण होना जरूरी नहीं है, बट ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल इन अ स्ट्रो व्हेन ओनर इज एट स्टेक। महान बनने के लिए कारण बड़ा नहीं होना चाहिए, महान बनने के लिए मेहनत होनी चाहिए किसी भी कारण के लिए। सी व्हाट इज सेइंग कि अगर आपको महान बनना है तो उसके लिए महान कारण होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी बोल्डनेस, आपकी हिम्मत किसी भी कारण के लिए बड़ी होनी चाहिए।
उससे महान आदमी बनता है। आप इंतजार करते रहोगे कि बड़ा कारण आएगा तब मैं मेहनत करूंगा, नहीं, कोई भी कारण हो उसमें बड़ी मेहनत कीजिए तभी आप ग्रेट व्यक्ति बनेंगे। लाइन को दोबारा देख लीजिए, राइटली टू बी ए ग्रेट इज नॉट टू स्टिल विदाउट ग्रेट आर्ग्यूमेंट। ग्रेट रीजन होगा तभी आप मेहनत करेंगे, नहीं, बट ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल, आपको मेहनत करनी है इन ए स्ट्रो, ठीक है, डूबते को तीन का सहारा लगे, भले ही छोटी सी बात हो लेकिन आपकी इज्जत दांव पर लगी हो, तो कोई भी कारण हो उसमें मेहनत बड़ी तरीके से करनी है, ना कि बड़ा कारण होने पर ही मेहनत करेंगे तब हम मान बनेंगे। That have a father killed, sorry, how stand I then, मैं कैसे खड़ा हूं, that have a father killed, जिसका फादर मारा गया, किंग हेमलेट मारा गया, a mother stand, और माँ ने धोखा दे दिया, उसने भी शादी कर ली। एक्साइटमेंट ऑफ माई रीजन, ये मेरे पास कारण कम है क्या जो मुझे एक्साइट करे, बहुत बड़े कारण है अपने आप में। एंड माई ब्लड, और मेरा खून, एंड लेट ऑल स्लीप वाइल टू माई सेम आई सी, मेरा खून नहीं खोल रहा है, मेरी नींद नहीं जा रही है, वाइल आई माई सेम आई सी, मैं अपनी शर्म को देखता हूं, द इमिनेंट डेथ ऑफ 20,000 मैन, कि कैसे छोटी सी चीज के लिए 20,000 लोग अपनी लाइफ को खोने के लिए बिल्कुल तैयार है, 14 ब्रास के सोल्जर, और मैं, मेरे पास इतने बड़े कारण है फिर भी मेरा खून नहीं खोल रहा है। That for a fantasy and trick of fame go to their graves like bats, कैसे वो 20,000 लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर घूम रहे हैं एक आदेश के लिए, एक छोटी सी जगह के लिए, गो देयर ग्रेव्स, मरने के लिए तैयार है, लाइक बैट्स, ऐसी जगह पर जाकर हमला कर रहे हैं कि जैसे अपने आप को मृत्यु की तरफ ले जाना होता है। फाइट फॉर ए प्लॉट वेयर ओन द नंबर्स कैन नॉट ट्राई द कोज, एक जगह के लिए वो लड़ रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या है, विच इज नॉट अ टॉम एनफ एंड कंटेंट टू हाइड द स्लेन, और वो इतनी बड़ी जगह नहीं है जिसके लिए वो मरने के लिए तैयार है, जा रहे हैं जहां पर लड़ने के लिए, कि वो इतनी भी बड़ी जगह नहीं है, अगर वो सब मारे जाते हैं तो उनकी कब्र भी वहां पर खोदी जा सके। मतलब वो जगह इतनी छोटी है कि ये अगर सारे के सारे वहां मर जाते हैं तो उनकी कब्र के लिए भी वो जगह छोटी पड़ेगी, इतनी छोटी जगह के लिए अपने पूरा जीवन दांव पर लग कर ये जा रहे हैं 20,000 लोग। देख लीजिए, फेम के लिए गो टू देयर ग्रेव्स लाइक बेड, सिंपली का यूज हो गया, अपनी कब्र में मृत्यु की तरफ ऐसे जा रहे हैं जैसे बिस्तर की तरफ जाते हैं। फाइट फॉर ए प्लॉट, उस जगह के लिए लड़ रहे हैं, वेयर ओन द नंबर्स कैन नॉट ट्राई द कोज, वो संख्या भी कम पड़ जाएगी, वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, विच इज नॉट अ टोम एनफ, उनकी कब्र बन जाए, एंड कंटिनेंट टू हाइड द स्लेन, अगर मारे गए लोगों को वहां टोम बनाने लगे, कब्र बनाने लगे तो वो जगह थोड़ी पड़ जाएगी, ऐसी जगह के लिए वो सब ऐसे जा रहे हैं। ओ फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, अब इस समय से लेकर, अपने आप को वो डिसाइड कर लेता है, अब इस समय से लेकर माई थॉट्स बी ब्लडी, मेरे जो विचार होंगे वो वायलेंट होंगे, बदला लेने वाले होंगे, और बी नथिंग वर्क, अगर ऐसे नहीं होंगे तो वो थॉट मेरे किसी काम के नहीं होंगे, अपने आप को यहाँ प्रिपेयर कर लेता है, इसके बाद मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। आपको क्या करना है वो अपने आप में रखिए, ठीक है। सो दिस वाज अ सोलिलोक्वी, उसके मन में क्या चल रहा है, शेक्सपियर ने इन सब चीजों को प्रेजेंट किया इस डिवाइस के माध्यम से जिसको सोलिलोक्वी बोलते हैं, ताकि ऑडियंस उसके मन के भाव को सुन सके, समझ सके। द पर्पस इज टू एड्रेस द ऑडियंस हिज इंटीमेट थॉट्स, और ये एक इंपॉर्टेंट सोलिलोक्वी एक्ट 5 में आती है, ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। आई होप यू एंजॉयड। चलिए, नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारा सोनेट। अभी अभी पढ़ा था, सोनेट एक लिरिक पोएट्री, सब्जेक्टिव पोएट्री की फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव पोएट्री का एक जोनर है, लिरिक पोएट्री इसको बोल सकते हैं। इसमें 14 लाइन होती है, और इसका ओरिजिन कहां से हुआ था, इटली में, और इटली से इसको 16th सेंचुरी में लाया गया इंग्लैंड में टॉमस वट के द्वारा, और इसके दो जोनर हो गए फिर मेनली, इटालियन सोनेट, इटालियन सोनेट इसमें 8 और 6 लाइन के 2 स्टेंजा होते हैं, और एक बन गया इंग्लिश सोनेट, अभी अभी जिसको हमने बोला था शेक्सपियन सोनेट बोलते हैं। इसमें 3 क्वार्टरेन होते हैं, मतलब 12 लाइन तो यही होगी, और एक कपलेट होता है। तो इसका डिवीजन इस तरह से है कि इसमें 3 क्वार्टरेन है और एक कपलेट है, यहाँ पर 2 ही पार्ट है, यहाँ पर इसमें 4 पार्ट में डिवाइड है स्टेंजा फॉर्म में,
3 क्वार्टरेन है और एक कपलेट। तो ये सोनेट एक जोनर है पोएट्री का। नेक्स्ट है स्पोंडी। स्पोंडी एक फिट है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी यूनिट होती है सेलेबल, ठीक है। और दो सेलेबल से मिलकर एक फुट बनता है, दो सेलेबल से मिलकर एक फुट बनता है। और किस लाइन में कितने फुट है उससे वो लाइन बनती है, मीटर मीटर बनता है। तो सेलेबल से क्या बना, फुट बना, ठीक है। और कितने फुट है उससे क्या बना, मीटर। मीटर मतलब लाइन की लेंथ। इनका संबंध पोएट्री से है। तो पोएट्री के अंदर एक सेलेबल होता है और दो सेलेबल मिलकर एक फुट बनता है, और उसमें 2 फुट है, 3 फुट है, 4 फुट है, 5 फुट है, 6 फुट है, 7 फुट है या 8 फुट है। तो उससे डिसाइड होता है कि लाइन की लेंथ। जो आपने सुना होगा टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, 14 ईयर, ठीक है, ऑक्टामीटर, ये सब क्या होता है, लाइन की लेंथ होती है। अब आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है फुट। तो फुट पहले बस 3 फुट जान लेते हैं। एक होता है आयम, एक होता है ट्रोकी और एक होता है स्पोंडी, जो कि यहां पर है। इन सभी फुट में दो सेलेबल होते हैं, दो दो सेलेबल होते हैं, ठीक है। और पहला सेलेबल अनस्ट्रेस होगा, दूसरा स्ट्रेस होगा, जो निशान आप देख रहे हैं। अनस्ट्रेस बिना दबाव के साथ बोला गया है और दूसरा स्ट्रेस। तो अगर ऐसा सेलेबल, दो सेलेबल मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं, वो बन जाएगा आयम फुट। ट्रोकी के अंदर क्या होगा, पहला स्ट्रेस होगा दूसरा अनस्ट्रेस होगा। अगर ऐसा पैटर्न बनाएंगे मतलब इसका उल्टा, वो हो जाएगा ट्रोकी एक फुट। और स्पोंडी का मतलब होना है दोनों ही स्ट्रेस सेलेबल है, दोनों ही स्ट्रेस सेलेबल है, ये होता है स्पोंडी। तो ये फुट का एक टाइप होता है, एक फुट में दो सेलेबल होते हैं। और सेलेबल का ये जो वेरिएशन है, इसी से उसको एक नाम दिया गया कि कौन सा यूज किया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में तो मेनली आई एम फुट का यूज होता है। अब ये दो सेलेबल वाले हो गए। अब इसमें 3 सेलेबल वाला नोट कर लीजिए, टेक्टाइल, डेक्टाइल होता है और एक होता है एनापेस्ट। इनमें क्या होता है, 3 3 फुट होते हैं। टेक्टाइल में मैंने पोल बोला, टेक्टाइल का मतलब फिंगर, फिंगर में आप पहला देखेंगे तो लॉन्ग है मतलब स्ट्रेस है, स्ट्रेस फुट होगा। और उसके बाद दोनों छोटे हैं, तो ये पैटर्न होता है डिक्टाइल फुट का। इसमें 3 सेलेबल है, पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, मतलब इसके बाद दो अनस्ट्रेस आते हैं। एनापेस्टिक इसका उल्टा है, इसमें पहले अनस्ट्रेस आएगा, ठीक है, और फिर स्ट्रेस आएगा। इसमें पहले अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेस, इस तरह से आएंगे। इसके बाद फॉलो करते हैं। और उन 5 के अलावा कुछ भी आपसे पूछे, आपको याद करने की जरूरत नहीं, इन्हीं को सोल्व कर कर अपना आंसर दे देना। वहां पर पूछेगा अ मेट्रिकल फुट फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस्ड बाय अ स्ट्रेस। तो एक स्ट्रेस है, उसके बाद 2 अनस्ट्रेस है, इसका मतलब वो डेक्टाइल के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पूरी कहानी आपके फुट की यहाँ पर क्लियर हो जाती है। 5 फुट आप याद कर लीजिए। इसमें कैसे मीटर सॉरी सेलेबल चेंज होते हैं, दो ही सेलेबल, सेलेबल की ध्वनि दो ही होगी, स्ट्रेस होगा या अनस्ट्रेस होगा। और उसी क्रम को आपको बस रिवाइज करना है, आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। स्टेंजा, प्रोज में जैसे पैराग्राफ होता है, पोएट्री के अंदर स्टेंजा होता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन, कलेक्शन ऑफ मीट्रिकल लाइन, मीट्रिकल लाइन। मीट्रिकल लाइन कहाँ होती है, वर्स के अंदर, जिसमें पोएट्री लिखी जाती है। तो पोएट्री के अंदर जो कलेक्शन ऑफ लाइंस है, मीट्रिकल लाइन जिसको बोलेंगे, क्योंकि वो राइम रिदम के साथ हो सकती है, तो उसके उस कलेक्शन को ही स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से स्टेंजा हो सकते हैं, जैसे प्रोज में पैराग्राफ होता है, पोएट्री में स्टेंजा होता है, ठीक है। और स्टेंजा पोएट्री जो है का डिवीजन स्टेंजा में किया गया। स्टेंजा में एक लाइन की लेंथ होती है जिसको मीट्रिकल लाइन बोला गया है, ठीक है। अब किस किस तरह के स्टेंजा हो सकते हैं, उसके टाइप पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर 2 लाइन का स्टेंजा है तो उसको कपलेट बोलते हैं। अगर 3 लाइन का स्टेंजा है तो
उसको टर्सेट बोलते हैं, 4 लाइन का है तो क्वार्टरेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 5 लाइन का भी हो सकता है, 6 लाइन का भी हो सकता है, 7 लाइन का भी हो सकता है, 8 लाइन का भी हो सकता है, और मैक्सिमम 9 लाइन का स्टेंजा होता है, जिसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। तो यही होता है स्टेंजा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नरेटिव पैटर्न है, एक नरेटिव पैटर्न है जो मॉडर्न लिटरेचर में यूज किया जाता है। मॉडर्न लिटरेचर में लेटर 19th सेंचुरी और अर्ली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इस तरह के पैटर्न को, नरेटिव पैटर्न को यूज किया गया है इंग्लिश लिटरेचर में। अब ये मॉडर्न लिटरेचर से जुड़ा हुआ है, और मॉडर्न लिटरेचर का मतलब था कि जो पहले पारंपरिक या कन्वेंशनल चीजें थी उसको छोड़ देना और नई तरीकों यूज करना, और उसमें से एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आता है। इसमें क्या होता है कि नरेटिव जो होती है, कहानी होती है, वो किसी एक व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, उसके जो भाव चल रहे हैं, नॉन स्टॉप वो जो सोच रहा है, उसके एंगल से कहानी को प्रेजेंट किया जाता है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति कैरेक्टर के माइंड सेट को के एंगल से चीजों को दिखाना, उसके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे चीजों को देख रहा है, ठीक है, दुनिया को किस तरह से देख रहा है, क्या वो सोच रहा है, उन सोच को, उस थॉट्स को, तो एक कंटिन्यूस में चलने वाले उस प्रोसेस को पूरा प्रेजेंट करता है उस नैरेटिव के माध्यम से, उसके अंदर, उसी को बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एक नैरेटिव पैटर्न है, किसी एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी उसके मन में जो चीजें चल रही है उसको पूरा प्रेजेंट करता है। तो मॉडर्न लिटरेचर में इसको यूज किया गया है। वर्जीनिया वुल्फ के एग्जांपल में आती है स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म का एक एस्पेक्ट है स्ट्रक्चरलिज्म। इसमें किसी टेक्स्ट को एनालाइज किया जाता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर किसी वर्क का क्रिटिसाइज करना, एनालाइज करना, ये पूरा कंसेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म पर बेस्ड होता है। इसमें टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को फिर दूसरे वर्क के साथ कनेक्शन करके देखा जाता है। ठीक है, आपने 20th सेंचुरी में कोई वर्क लिखा है और उस चीज के टेक्स्ट को हम शेक्सपियर के टेक्स्ट से कंपेरिजन करके देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमें वहां पर कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरा जो लिटरेचर है वो अपने आप में एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर, वो पैटर्न कहीं दूसरे वर्क में भी होता है। तो क्रिटिसिज्म का एक ये डिवाइस के रूप में इसको यूज किया जाता था, जो स्ट्रक्चर पर बेस्ड है किस चीज का, टेक्स्ट का। शॉर्ट में रखेंगे सररेलिज्म। सररेलिज्म एक आर्टिस्टिक एफर्ट है जो आर्ट और लिटरेचर में किया गया। इसमें रियल प्लस इमेजिनरी चीजों को मिक्स कर कर प्रेजेंट किया गया है, ताकि वो जो अनकॉन्शियस चीजें हैं जो अभी तक हम नहीं कर सके उसको भी प्रेजेंट किया जा सके। एक ऐसी आर्टिस्टिक मूवमेंट थी जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों को ब्लेंड करके प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है आर्ट और लिटरेचर में, स्पेशली पोएट्री के अंदर। तो इसी मूवमेंट को बोला गया सररेलिज्म। सररेलिज्म वो इमेजिनरी और रियलिटीज को कॉम्बिनेशन कर कर प्रेजेंट कर रहा था इस मूवमेंट के अंदर, और इसका संबंध कौन सी सेंचुरी से था, 20th सेंचुरी का ये मूवमेंट कंसेप्ट है। सिनकडोके एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें क्या होता है कि ऑथर किसी हुल को ना रिप्रेजेंट करके उसके एक पार्ट को मेंशन कर देता है, या फिर पार्ट के बदले हुल को रिप्रेजेंट कर देता है। तो हुल फॉर पार्ट, पार्ट फॉर हुल जब नाम आते हैं तो उसी को बोला जाता है सिनकडोके। ठीक है, तो इंडिया वोन द मैच। इंडिया मैच जीत गई कि या इंडियन टीम जीत गई, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो अब इस पार्ट को ये हुल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इंडिया नाम दे दिया इस टीम को, तो ये हो गया सिनकडोके। ठीक है, आई नीड टू हैंड्स टू कंप्लीट दिस टाइपिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो मतलब मुझे 2 हैंड की जरूरत है, मतलब मुझे एक आदमी की जरूरत है। तो 2 हैंड्स, अब उस पर्सन को, हुल पर्सन है, उसके पार्ट मतलब हैंड के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो हुल फॉर द पार्ट, पार्ट फॉर द हुल बोला जाता है। इसी को बोलते हैं सिनकडोके।
नेक्स्ट टर्सेट एक स्टेंजा का टाइप होता है, अभी बात की थी, कपलेट के बाद टर्सेट आता है। 3 लाइन ऑफ स्टेंजा इज कॉल्ड टर्सेट। राइम स्कीम कुछ भी हो सकती है, ठीक है, राइम स्कीम कुछ भी हो सकती है। तो 3 लाइन के स्टेंजा को टर्सेट बोला जाता है। और एक वर्ड होगा टर्जरिमा, एक ऐसी पोयम जो 3 लाइन के स्टेंजा से बनी है, ठीक है। 3 लाइन मतलब टर्सेट का यूज करते हुए होल ऑफ द पोएम जब कंस्ट्रक्ट की जाती है उसको टर्जरिमा बोलते हैं। टर्जरिमा में टर्सेट का यूज किया जाता है, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड में, ओ टू द वेस्ट विंड एक ओड है सैली का, तो उसमें क्या है टर्सेट का यूज किया है, लेकिन ऐसे 25 टर्सेट यूज किए गए हैं पूरी पोएम के अंदर। और जब टर्जरिमा होगी तो उसमें इंटरलिंक्ड राइम स्कीम होगी, मतलब जो राइम यहाँ पर है वो अगले स्टेंजा से कनेक्ट करेगी, कैसे, ऐसे ऐसे चलते चली जाएगी। तो टर्जरिमा में इंटरलिंक्ड राइम स्कीम होती है। लेकिन केवल अगर टर्सेट पूछा जाएगा तो 3 लाइन का स्टेंजा को टर्सेट बोलते हैं। और टर्जरिमा टर्सेट से बनने वाली होल ऑफ द पोएम होती है जिसमें इंटरलिंक्ड राइम स्कीम होती है। फॉर एग्जाम्पल ओ टू द वेस्ट विंड, एक एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए जहां टर्जरिमा का यूज किया गया हो। डांटे की डिवाइन कॉमेडी भी टर्जरिमा में लिखी गई है, सही है कि गलत है बताइए। टेट्रामीटर, देखिए आपने फुट जाना, अब मीटर भी जान लीजिए। टेट्रा का मतलब होता है 4 और मीटर का मतलब होता है लेंथ। एक ऐसी लाइन, पोएट्री की ऐसी लाइन जिसमें 4 फीट यूज किए गए हो, जिसमें 4 फीट यूज किए गए हो, उस लाइन की लेंथ को टेट्रामीटर बोलते हैं। हमने सेलेबल जाना, 2 सेलेबल से मिलकर फुट बनता है, ठीक है। और उस लाइन में अगर एक ही फुट है तो वो मोनोमीटर हो जाएगा, अगर 2 फुट है तो डाईमीटर हो जाएगा, 3 फुट है तो ट्राईमीटर हो जाएगा, 4 फुट है तो टेट्रामीटर हो जाएगा, 5 फुट है तो पेंटामीटर हो जाएगा, 6 फुट है तो हेक्सामीटर हो जाएगा, और 7 फुट है तो उसको फिर 14 बोलते हैं, सेलेबल उसमें 14 है ना। और ऑक्टामीटर हो जाएगा अगर उसमें 8 फीट है तो। मेनली इंग्लिश लिटरेचर में यही मीटर यूज किए गए हैं, तो 4 मीट्रिकल लाइन होगी या 5 मीट्रिकल लाइन होगी, मतलब उसमें 4 फुट होंगे या फिर 5 फुट होंगे। टेट्रामीटर या पेंटामीटर, क्योंकि एक फुट में 2 सेलेबल होते हैं इसलिए आप इसको ओक्टा सेलेबिक बोल सकते हैं, ओक्टा सेलेबिक भी बोल सकते हैं। पेंटामीटर को क्या बोलेंगे कमेंट सेक्शन में बताइए, पेंटामीटर को डेका सेलेबिक बोल देंगे। नेक्स्ट इज 214, ये है आपका थीम। किसी भी लिटरेरी वर्क का जो मेन मैसेज है, जो मेन आइडिया है, जो मेन सेंट्रल जो इमोशन है, कंसेप्ट है, जो पूरे उस वर्क के अंदर देखने को मिलेगा, उस सेंट्रल चीज को बोलते हैं थीम, ठीक है। मेन थीम एक ही होती है और साइड थीम हो सकती है, मल्टीपल थीम हो सकती है। तो इसको समझने के लिए क्या होगा कि किसी भी लिटरेरी वर्क का, चाहे वो पोएट्री हो, प्रोज हो, ड्रामा हो, फिक्शन हो, ओवर द कोर्स ऑफ दिस वर्क एक सेंट्रल मैसेज होता है, एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक सेंट्रल कंसेप्ट होता है, उसी को बोलते हैं थीम। जैसे ओथेलो में आप देखेंगे, ओथेलो की थीम क्या है, जेलसी। मैकबेथ में क्या है, ओवर एम्बिशियस होना, ठीक है, ओवरलैपिंग एम्बिशन। हेमलेट में क्या है, रिवेंज। मेन कंसेप्ट है ना, महत्वाकांक्षा है वहां पर। ये फेडरल फ्लो से मत देखिएगा, लेकिन उसमें जेलसी एक शुरू से लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी, जेलसी उसकी थीम है, ठीक है। उसका फेटल फ्लो भी जेलसी है, वो एक अलग पॉइंट है। उसकी बार बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा है, लेकिन वो महत्वाकांक्षा उसका सब्जेक्ट भी हुआ। और हेमलेट की जो थीम है वो रिवेंज है, और उसका फेटल फ्लो है इनडिसिसिवनेस होना, ठीक है। तो ये क्या है, थीम है। रोमियो एंड जूलियट में देखेंगे लव एक थीम है जो है, लेकिन साथ साथ ट्रेजेडी होती है, तो लव ट्रेजेडी उसकी थीम हो जाएगी,
ठीक है, वो जोनर हुआ और थीम हुई इसकी लव। ट्रेजेडी ये ड्रामा का एक जोनर होता है। लिटरेचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोज, पोएट्री एंड ड्रामा। और ड्रामा का एक मेजर जोनर है ये, और एंशिएंट टाइम से लिखा जाता है। ठीक है, ट्रेजेडी ड्रामा का वो जोनर है जो एंशिएंट टाइम से लिखा जा रहा है, काफी प्राचीन है। ठीक है, और क्लासिकल टाइम्स में इसको सेकंड पोजीशन पर माना जाता था आफ्टर, सॉरी इसको फर्स्ट पोजीशन पर माना जाता था आफ्टर एपिक। ठीक है, अब ट्रेजेडी क्या है, व्हाट इज ट्रेजेडी? ट्रेजेडी एक ऐसी प्रेजेंटेशन है स्टेज पर, ऐसी कहानी का प्रस्तुतिकरण है, वो कहानी अपने आप में कंप्लीट हो, सीरियस हो और उसका एक महत्व हो, और इसका प्रेजेंटेशन एक वर्स पोएट्री के थ्रू किया जाए और इसको स्टेज पर ही प्रेजेंट किया जाए, ना कि कहानी के माध्यम से किया जाए, और उसकी घटनाएं पिटी एंड फियर की भावनाएं जागृत करे ताकि वो कैथारसिस, क्लींजिंग ऑफ थॉट्स को अचीव कर सके। तो एरिस्टोटल का पूरा कंसेप्ट यहीं पर है, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। एक ऐसे घटना की, एक ऐसी कहानी की प्रस्तुतिकरण है विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, हैविंग सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड सीरियस, वो सीरियस हो, कंप्लीट हो और उसकी इंपॉर्टेंस हो, इन अ पोएटिक मैनर, उसका जो मैनर होगा, लैंग्वेज होगी, वो पोएटिक पोएटिक वे में होगा अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एंड इन अ ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रेदर देन अ नरेटिव, कहानी के रूप में न बताकर स्टेज पर उसमें प्रेजेंट किया जाए, और इट्स इंसिडेंट अराउज द फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर टू अचीव द कैथारसिस इन द प्ले। और उसकी जो घटनाएं हैं वो इतनी मार्मिक हो कि उसमें ऑडियंस के मन में पिटी एंड फियर की भावनाएं हो और वो लास्ट में बिल्कुल क्लीन हो जाए, कैथारसिस को अचीव करे। सो दिस वाज द डेफिनेशन बाय एरिस्टोटल, इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन व्हिच इज इन कंप्लीट, सर्टेन मैग्नीट्यूड एंड सीरियस and in the way of poetic language and in the manner of dramatic representation, and its incident arises the feeling of pity and fear to achieve the catharsis, that was said by Aristotle। और यही कंसेप्ट ट्रेजेडी का है। ठीक है, ट्रेजिक फ्लो, हमने हमरसिया को पढ़ते हुए जाना था। ट्रेजिक फ्लो एक एरर होती है, ठीक है, और एरर भी कैसी, एरर ऑफ जजमेंट, एरर ऑफ जजमेंट। कोई कहानी का कैरेक्टर जब एक ऐसी गलती कर बैठता है कि जिस गलती के कारण उसका विनाश होता है, उसका पतन होता है, ठीक है, चाहे वो भारी नुकसान के रूप में हो या फिर उसका जीवन खत्म हो जाता है, केवल उस छोटी सी गलती के कारण, उसी को बोलते हैं ट्रेजिक फ्लो। क्योंकि वो कमिट, फ्लो का मतलब है गलती, और ट्रेजिक का मतलब उस गलती के कारण उसका ट्रेजेडी हुई है, वो त्रासदी हुई है उसके साथ जिसके कारण उसका विनाश हुआ हो, इसी को बोलते हैं ट्रेजिक फ्लो। अब ट्रेजिक फ्लो के अंदर एक चीज होती है जिसको ग्रीक में बोलते हैं हमरसिया। ठीक है, तो हमरसिया एक ट्रेजिक फ्लो का दूसरा आपके सामने एक नाम है। हेमलेट का ट्रेजिक फ्लो क्या था कि वो सोचता रहता है, डिसीजन नहीं ले पाता और जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। समय पर डिसीजन ले लेता तो शायद वो कर देता। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लो क्या है, एक परफेक्ट आदमी, एक बहादुर है, जर्नल है, लेकिन एक छोटी सी गलती है, वो क्या है कि वो अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। थेन ऑफ काउटर बनने के बाद उसको लगता है कि मैं राजा भी बन जाऊं, फिर इसको रास्ते से हटा दूं, तो उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है जिस कारण से उसका पतन होता है। इसी को बोलते हैं ट्रेजिक फ्लो, गलती जिसके कारण उसका विनाश हुआ। ट्रोकी वर्सेस स्पोंडी वर्सेस आयम अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या होता है, स्पोंडी में ये होता है और इसमें ये होता है। ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। द नेक्स्ट इज ट्यूटोलॉजी। हाँ, किसी चीज को घुमाकर कहना लेकिन कम शब्दों में, फ्यू वर्ड्स का यूज करना और चीज को घुमाकर कहना इज कॉल्ड ट्यूटोलॉजी। और अगर आपको ढंग से देखना है तो फिर सरकमलोकेशन, सरकमलोकेशन में वर्ड्स ज्यादा होते हैं, वर्ड्स ज्यादा होते हैं, इसमें भी घुमाकर चीजों को जवाब दिया जाता है, इसमें भी घुमाकर चीजों को जवाब दिया, लेकिन कम शब्दों में। ठीक है, पोलोनियस इज आस्किंग टू हेमलेट व्हाट आर यू रीडिंग माय लॉर्ड।
Polonius is asking to Hamlet, what are you reading, my lord? और Hamlet रिप्लाई करते हैं, words, words, words। किताब में या चिट्ठी में जो भी पढ़ रहे हैं है तो उसमें शब्द ही, मेन चीज नहीं बताते। तो कम शब्दों में ही घुमाकर जवाब देना, दैट इज कॉल्ड टिटोलॉजी। और ज्यादा शब्दों में ऐसे घुमाकर जवाब देना, ठीक है। जर्ट्रूड पूछती है, हैव यू फॉरगॉट मी? और हैमलेट बोलते हैं, नो, यू आर द क्वीन, योर हस्बैंड्स ब्रदर वाइफ, एंड इफ इट वर नॉट सो यू आर माय मदर। देखिए ज्यादा शब्द यूज किए हैं, बात घुमा के बोला है कि तुम महारानी हो, तुम अपने पति के भाई की बीवी हो, और काश ऐसा ना होता कि तुम मेरी माँ हो। सीधा सीधा नहीं बोला कि तुम मेरी माँ हो। तो ज्यादा शब्द का यूज करना, सरकमलोकेशन, और कम शब्द में ही घुमाकर जवाब देना, टिटोलॉजी, ठीक है। 10:50 पर वहां पहुंच जाना, ठीक है, जब 11 बजने में 10 मिनट हो, ठीक है। 10:50 पर पहुंचना है या 10 to 11 पर पहुंचना है, बात तो वही है लेकिन घुमाकर बोली जा रही है, इसी को बोलते हैं टिटोलॉजी, कम शब्दों में कहना। नेक्स्ट, अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। यस, समवट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह यूज की जाती है जब कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट, कोई फ्रेज, ठीक है, डाउन प्ले करे, डाउन प्ले द इंपोर्टेंस ऑफ समवन और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी भी चीज की इंपोर्टेंस को जब कम कर कर प्रेजेंट किया जाता है, डाउन प्ले किया जाता है उसको, इसी चीज को बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको? अंडर स्टेटमेंट। अब देखिए वो कह रहे हैं, आई आई अ स्क्रैच, अ स्क्रैच, ठीक है। मर्कुटियो को पूछा जाता है कि तुम्हें चोट लगी है, और मर्कुटियो को जो चाकू लगा है, जो वुंड है, जो अटैक उस पर हुआ था, जिसके कारण थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाती है, और उससे पूछते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, दर्द हो रहा है, वो क्या कहता है? आई आई अ स्क्रैच, अ स्क्रैच। चीज इतनी बड़ी है लेकिन उसको बहुत हल्का करके प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड अंडर स्टेटमेंट। आई होप आई एम क्लियर। लाइटोटीज, लाइटोटीज भी एक अंडरस्टेटमेंट का ही टाइप है, बट इसमें क्या हो जाता है कि नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव दिखाने के लिए, पॉजिटिव बताने के लिए नेगेटिव वर्ड्स का सहारा लिया जाता है, जिसको डबल नेगेटिव भी हम कहते हैं, ठीक है। आई एम नॉट एन फूल, आई एम नॉट ए फूल मतलब आई हैव विजडम। तो नेगेटिव का यूज कर कर ही अंडरस्टेटमेंट का यूज किया जाता है लाइटोटिस के अंदर, लेकिन खासियत क्या है, वहां पर नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो फिर आप उसको लाइटोटिस ही बोले। नेक्स्ट, 3 यूनिटीज। ड्रामा का एक कन्वेंशन होता है कि जिसमें क्लासिकल रूल्स का एक टाइप है। सबसे पहले क्या है, इसका संबंध किससे है? ड्रामा के प्लॉट से है, और ये एक क्लासिकल रूल का टाइप है, क्लासिकल रूल्स फॉर ड्रामा और ट्रेजेडी, ठीक है। अब उन रूल्स में से एक रूल क्या है? 3 यूनिटीज। हालांकि उस समय 2 ही थे, बाद में ऐड किया गया। 3 यूनिटीज का मतलब होता है कि कोई भी प्लॉट अगर होगा ड्रामा का, उसके अंदर 3 यूनिटीज, मतलब उसमें यूनिटी ऑफ टाइम, कि उसकी कहानी एक ही दिन में प्रेजेंट हो जाए, एक दिन की कहानी हो, ठीक है, उसमें टाइम गैप ना हो। यूनिटी ऑफ प्लेस, वो जो सेटिंग है वो एक ही स्थान को प्रेजेंट करे, उसकी जगह ना बदले। एंड यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन, वो जो कहानी है, प्लॉट है, वो एक सिंगल कहानी हो, उसमें कोई इधर उधर की दूसरी कहानी ना चल रही हो, सब प्लॉट उसमें ना हो, एक ही व्यक्ति की कहानी हो, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ टाइम, एक ही समय की कहानी हो, एक ही जगह पर प्रेजेंट हो जाए, और वो कहानी एक ही हो, तो इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस।
ठीक है, 3 यूनिटीज। बस आपको कमेंट में मुझे ये बताना है क्या शेक्सपियर ने 3 यूनिटीज को फॉलो किया है। ठीक है, नहीं किया है, लेकिन उनके 2 प्लेस है जो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, शेक्सपियर ने फॉलो नहीं किया है तो आलोचकों ने उनकी आलोचना भी की है, लेकिन किस एक क्रिटिक ने शेक्सपियर का पूरा खुल के साथ दिया है कि ठीक है तुमने ये फॉलो नहीं की और मैं तुम्हारे बारे में ये लिख रहा हूं, और उसकी तारीफ की कि ठीक है तुमने नहीं की। क्रिटिक ये चाहते थे कि क्लासिकल फॉलो करते क्लासिकल कन्वेंशन को तो क्लासिकल ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब किसने उसके फेवर में बात की है, फॉर नॉट फॉलोइंग द 3 क्लासिकल रूल्स। नेक्स्ट है यूटोपियन लिटरेचर। यूटोपिया वर्ड का मतलब जान लीजिए, एक इमेजिनरी ऐसा प्लेस जहां पर सब चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। ये एक पॉलिटिकल समाज की बात करता है कि एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा समाज जहां पर प्रजा सुखी हो और सारी सुख सुविधाएं उनके पास हो, किसी की कोई ग्रीवांसेस ना हो, कोई शिकायत ना हो, कोई समस्याएं ना हो, इसको यूटोपिया बोलते हैं। काल्पनिक जगह है जो कहीं नहीं होती है। ठीक है, रामराज इसको कह सकते हैं। और जब जब लिटरेचर ऐसी जगह को, ऐसे कंसेप्ट को प्रेजेंट करता है तो उसको यूटोपियन लिटरेचर बोलते हैं। सीधा सा पॉइंट यही है। ठीक है, यूटोपिया एक काल्पनिक जगह होती है जहां पर हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें सबसे पहले आप यही ले लीजिए, यूटोपिया 1516 में टॉमस मोर का वर्क था। टॉमस मोर, तो इसमें उन्होंने उस कंसेप्ट को दिया और ऐसे समाज की, एक साम्राज्य की, एक ऐसे गवर्निंग सिस्टम की बात उन्होंने की जहां पर सब सुविधाएं हैं, किसी की कोई शिकायत नहीं है, सब एक दूसरे के समांतर है, इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं है और सब खुश है। तो इसके अंदर उन्होंने यही कंसेप्ट दिया। तो एक यूटोपियन लिटरेचर का एग्जाम्पल है यूटोपिया, जो 1516 में आया था। द न्यू एटलांटिस, द न्यू एटलांटिस 1627 में पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ था, बेकन का एक वर्क, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। द न्यू एटलांटिस, द न्यू यूटोपिया, न्यू यूटोपिया एच जी वेल्स का वर्क है। एच जी वेल्स का वर्क है। तो ये यूटोपियन कंसेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे समाज को, ऐसे गवर्निंग सिस्टम को प्रेजेंट कर रहे हैं जहां पर यूटोपिया रिफ्लेक्ट होता है। तो उस तरह के लिटरेचर को ही बोला जाता है यूटोपियन लिटरेचर। 3 एग्जाम्पल आपके सामने है। वोल्टा, वोल्टा का मतलब होता है टर्न, मोड़, बदलाव। ऑथर अपने लिटरेरी वर्क के अंदर अचानक से एक चेंज प्रेजेंट करना चाहता है, अपने इमोशन में, अपने मूड में, अपने उस कहानी के अंदर एक अचानक से एक बदलाव प्रेजेंट करना चाहता है। और जो बदलाव आता है, चेंज आता है उसके इमोशन में, उसके मूड में, उस आइडिया में जो चल रहा है कहानी के अंदर या पोएट्री के अंदर, उसमें जो अचानक आने वाले जो टर्न है, उसी को वोल्टा बोला जाता है। ये आपसे सरल शब्दों में पूछा जा सकता है। वोल्टा इज द टर्न ऑफ मूड, इवेंट या किसी भी चीज में एक बड़ा बदलाव, जो उसमें अब तक देखने को चल रही थी कहानी, उसमें अचानक से बदलाव देखने को मिलेगा, उस चेंज को ही बोलते हैं वोल्टा। ठीक है, हाँ, अगर अगर इसको हम सोनेट के अंदर देखिए, सोनेट में एक थॉट चल रहा है जो पहली 8 लाइंस में चल रहा है, जिसको ऑक्टेव बोलते हैं। और फिर जैसे ही वो 6th लाइन, सॉरी, जैसे ही 9th लाइन स्टार्ट होगी, सस्टेट की जो 9th लाइन स्टार्ट होगी यहां से, और यहां में जैसे ही वो वहां पहुंचेगा तो वो जो थॉट है कंप्लीटली चेंज मिलेगा। ठीक है, वो चेंज मिलेगा। तो इसके हिसाब से 9वीं लाइन में वोल्ट आया, वो जो टर्न आया, वो जो चेंज आया, वो 9th लाइन में आया। कहा, मिल्टनिक सोनेट के अंदर। लेकिन अगर शेक्सपियर की बात करें तो वो वोल्टा आता है उनके कपलेट में, मतलब 13th लाइन में आता है। ठीक है, अचानक से आने वाले बदलाव को वोल्टा बोला जाता है। वो इमोशन, मूड, थॉट, आइडियाज में कहीं भी हो सकता है। इसका मीनिंग टर्न है। विलिंग सस्पेंशन, इसको पूरा कर लेते हैं। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये एक कंसेप्ट है।
जो दिया है एस.टी. कोलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफी लिटरेरिया में। एटीन सेवेंटी। अब इसमें इस कंसेप्ट में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो रियल चीजें हैं, जो हम लाइफ में घटित होती हैं, जो रियल चीजें हैं, उसको उससे 2 कदम 4 कदम आगे लेवल पर प्रेजेंट किया जाना चाहिए। मैं आपको हेल्प करता हूं उसको समझने के लिए। जो हमारी मूवीज है या टीवी सीरियल्स है, वो चीजों को उस लेवल पर प्रेजेंट करते हैं कि जो वास्तव में संभव नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हीरो होगा, वो एकदम से जब भी वो मारेगा तो जो गुंडे होते हैं, होलीगुन्स होते हैं, वो दूर जाकर गिरते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि वो दीवार में जाके गिरे, दीवार भी टूटकर गिर गई, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने यही कंसेप्ट दिया कि लिटरेचर के अंदर घटनाओं को, चीजों को नॉर्मल से 4 लेवल ऊपर, 2 लेवल ऊपर वहां पर प्रेजेंट किया जाए कि जहां पर वास्तव में तो संभव नहीं है, लेकिन उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, किया जाता रहा है। तो ये वही कंसेप्ट है कि व्हेन रीडर और द ऑडियंस एक्सेप्ट एक्सेप्ट द एक्सेप्ट द विलिंग सस्पेंशन, जानबूझकर उस सस्पेंस को एक्सेप्ट कर लेती है जो वास्तव में संभव नहीं है। ठीक है, इसी चीज को बोलेंगे विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। पता है कि ये संभव नहीं है, फिर भी उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इस चीज को उन्होंने समझाया, पहले से यूज हो रही थी और इसके बाद और ज्यादा होने लगी, और हमारी मूवीज में, स्पेशली साउथ की मूवीज में तो ये होता ही होता है। ठीक है, हीरो आएगा तो 10-20 लोग ऐसे हवा में उड़ जाते हैं और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस एक्सेप्टेंस को ही बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जिस चीज को विश्वसनीय नहीं है, फिर भी उसको एक्सेप्ट किया जाए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। उतना नहीं कि वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कभी कभी ऐसी मूवीज आ जाती है कि नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता कि नहीं, ये तो पूरा ही वो दिखा दिया। जहां तक मैं देखता हूं, क्या आ, हाँ, एक मूवी आई थी काल की, और उसमें चीजें इस तरह से दिखाई गई है। तो वो क्या है कि वो साइंस फिक्शन है कि चीजें इतनी एडवांस लेवल पर चली गई है, तब ये चीजें दिखाई गई कि पृथ्वी का जो समय है वो 2050 या उस समय के बाद का दिखाया गया है। तो इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाती है। उस पॉइंट ऑफ व्यू समय दिखाया जाता है उसमें कि ये वहां के समय की बात है। ठीक है, तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। और लास्ट है ज्यूगमा। ये एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। ज्यूगमा का मतलब होता है योकिंग टुगेदर, कि दो बेमेल चीजों को एक इस एग्जांपल में प्रेजेंट करना जो बिल्कुल ही बेमेलित हो, उनकी कोई सिमेट्री नहीं बन पा रही है। तो दो बेमेल चीजों को एक सेंटेंस में यूज करना, उनको एक जगह योग करना, जोड़ना, ही ज्यूगमा है। दिस सिमिलर कंसेप्ट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आया कि आई फॉरगॉट नहीं, आई लेफ्ट माई हार्ट एंड द की। दिल के साथ साथ मैं अपनी चाबी भी भूल आया। आई लेफ्ट माई हार्ट, तो हार्ट के अंदर की जो भावनाएं थी वो मैंने छोड़ दी है, साथ साथ चाबी भी। तो देखिए, हार्ट अपनी भावनाओं को छोड़ना और चाबी को छोड़ना, एक जगह कंक्रीट चीज है और एक जगह एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, भावनाएं है। तो कैसे कोई मेल है? तो दो बेमेली चीजों को योग जोड़ना ही युग्मा है। जब इस तरह का कोई एग्जाम्पल मिले तो वहां पर देख लेना युग्मा की बात हो रही है, युग्मा की बात हो रही है। ठीक है, he drowned himself in a river of tear and the sudden chair, आंसुओं में और दुखी चेयर के अंदर बैठकर वो डूब गया। तो बेमेलित सी चीजों को एक साथ प्रेजेंट करना, यही होता है, यही होता है युग्मा। he lost his he lost his suitcase and temper। सूटकेस मतलब उसका जरूरी सामान था, उसका वो खो गया, और साथ में क्या खो गया? उसका टेम्पर, उसका जो टेम्परामेंट था उसका वो भी खो गया, वो भी गुस्से में कुछ कुछ चिल्लाने लगा।
so he lost his suitcase and the temper. तो सामान है और टेम्पर एक इमोशन है, तो दो बेमेल चीजों को एक साथ जोड़ना ही जियोग्मा होता है। सो 224 लिटरेरी टर्म का इंट्रोडक्शन आपने जाना है, इसको 2 बार रिवाइज करेंगे। ये इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है और इसके रिलेवेंट एग्जांपल्स आप अपने कनेक्टेड सिलेबस से जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे तो आप हमें बताइए, हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।